Okay, let me start the recording. Right? So let's get back. From the perspective of someone who has borrowed money, the interest rate is applied to the unpaid balance so that the total loan amount and interest are paid in full exactly with the last loan payment. तो बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है वो अनपेड बैलेंस के ऊपर होता है और जो टोटल लोन अमाउंट है और इंटरेस्ट है वो लास्ट लोन पेमेंट के साथ कंप्लीटली बैलेंस हो जाता है. From the perspective of a lender of money, there is an unrecovered balance at each time period. हमारे पास बेसिकली दो पर्सपेक्टिव है, एक बोरोवर्स पर्सपेक्टिव है, एक लेंडर्स पर्सपेक्टिव है. लेंडर्स पर्सपेक्टिव यानी कि जो पैसे इन्वेस्ट करता है देता है और बोरोवर्स पर्सपेक्टिव जो पैसे लेता है यानी कि लोन लेने वाला. ठीक, तो जब तक हम इंटरेस्ट रेट की बात करते थे ये बोरोवर्स पर्सपेक्टिव था. रेट ऑफ रिटर्न इज लेंडर्स पर्सपेक्टिव कि कब तुम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो एंड then you will get ऑनलाइन बंदो सब ऑनलाइन क्लास वठी न सका नेट तेरी की ले पाई है. but mic off कर दो. We don't want to hear your personal discussion. अभी तो पे सेल के 15,000 रुपए के जो बैलेंस 2000 कैसे है तो 15,000 में तेरे को गेट की मिले वो महीनों ना ले दी गेट वाली देखो महीनों वाले नहीं अल्ले में तेरे को 2000 Hello. हां करके उदय मनी पड़ी यार. That's better. Okay. आपका पेज नंबर बता दीजिए. 173 बेटा, पेज नंबर 173, चैप्टर नंबर 7. आई होप ये शेयर हो रहे, नहीं हो रहे तो अपने पास से ओपन कर लो. There is an unrecovered balance at each time period. लेंडर्स पर्सपेक्टिव क्या है कि हर टाइम पीरियड के ऊपर एक अनरिकवर्ड बैलेंस होता है. अब ये बात थोड़ी समझने की है कि दोनों में डिफरेंस क्या है. द इंटरेस्ट रेट इज द रिटर्न on this unrecovered balance so that the total amount lent and the interest are recovered exactly with the last receipt. जब आपकी आखिरी किस्त अदा होगी तो तमाम का तमाम बैलेंस और जो कैपिटल अमाउंट लेंट अमाउंट है यानी कि कर्ज दी हुई अमाउंट है वो सब की सब रिकवर हो जाएगी लास्ट विद द लास्ट रिसीप्ट. रेट ऑफ रिटर्न डिस्क्राइब्स बोथ ऑफ दीस पर्सपेक्टिव. अब बेसिकली जो कैपिटल अमाउंट कर्ज दी हुई है या लेंट है लेंडर ने दी हुई है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पड़ा हुआ है हर टाइम पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर एक्रूड हो रहा है वो और ओरिजिनल अमाउंट लास्ट पेमेंट के साथ सारी की सारी बैलेंस हो जानी चाहिए या हो जाती है. ठीक, और ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये उस अमाउंट के ऊपर होगा जो हर पीरियड के एंड के ऊपर बाकी बच जाएगी. दैट इज द अनरिकवर्ड बैलेंस. Rate of return is the rate paid on the unpaid balance of borrowed money or the rate earned on the unrecovered balance of an investment so that the final payment or receipt brings the balance to exactly zero with interest considered. अब मिड टर्म पेपर में हमने 4 डिफरेंट प्लान्स बनाए. ठीक है, हर स्टूडेंट ने बनाए अपने अपने हिसाब से 4 डिफरेंट प्लान. तो जो लास्ट कॉलम हमारा बन रहा था वो अनरिकवर्ड बैलेंस का बन रहा था. राइट, कितना बैलेंस हमारे पास बच गया है जो भी हमने किस्त बनाई जो भी इंस्टॉलमेंट बनाई उसके बाद.
तो अब ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये उस अनरिकवर्ड बैलेंस के ऊपर एक्रूड होता है। The rate of return is expressed as a percent per period. For example, I is equal to 10% per year. It is stated as a positive percentage. The fact that interest paid on a loan is actually a negative rate of return from borrower's perspective is not considered. ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये हमेशा हम पॉजिटिव परसेंटेज में एज्यूम करते हैं, जबकि बोरोवर्स पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि उसको तो वापस करना है तो वो नेगेटिव होगा, तो कभी भी हम बोरोवर्स पर्सपेक्टिव कंसीडर नहीं करेंगे, हमेशा रेट ऑफ रिटर्न के लिए लेंडर्स पर्सपेक्टिव भी कंसीडर करेंगे ताकि ये पॉजिटिव में रहे। The numerical value of I can range from -100% to infinity. अब हम इसकी बात कर रहे हैं, लेंडर्स पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, मगर ये कभी-कभी जो इंटरेस्ट रेट है ये माइनस में भी चला जाता है अकॉर्डिंग टू द लेंडर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि -100% से शुरू होगा और इंफिनिटी तक जा सकता है प्लस में। दैट इज -100% up to infinity. In terms of an investment, a return of I is equal to -100% means the entire amount is lost. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। अगर मैं कहूँ क्या है, तुमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और तुम्हारा 1 साल के लिए, और एट द एंड ऑफ द पीरियड तुम्हें जो इंटरेस्ट रेट मिला वो -50% मिला। -50% क्या मतलब हुआ इसका? सर इंटरेस्ट रेट -15%। हाँ, -50। अच्छा, इसको यूं समझो कि तुमने 1 लाख रुपए तो कम है, 10 लाख रुपए की गाड़ी दी, ठीक है, जनवरी में ली 10 लाख रुपए की गाड़ी, उसको तुमने उबर या करीम चला दिया, ठीक, और 8 महीने के बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और तुम्हें वो एक्सीडेंट के बाद तुम्हें औने पौने बेचनी पड़ती है वो गाड़ी, ठीक है, और वो गाड़ी तुम्हें फिर 5 लाख रुपए की अक्टूबर नवंबर में 5 लाख रुपए की वो गाड़ी की सैल्वेज वैल्यू मिलती है, क्योंकि ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया तो वो खराब हो गई, ठीक है, तो वो तुम्हें आधी कीमत में सेल आउट करनी पड़ती है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या इंटरेस्ट रेट मिला तुम्हें? हेलो, यानी सर उस गाड़ी ने अपने जितना भी उस कंपनी ने इन्वेस्ट किया था उसने उतना भी नहीं कमाया। मतलब जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसकी आधी आप रिकवर कर सकते, आधी रिकवर कर सकते, 10 लाख में से 5 लाख रिकवर कर सकते, तो -50% ही रिकवर हुआ ना, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी पुरानी एग्जाम्पल लेके आते हैं जिसमें 1 लाख रुपए तुमने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए और उस बिजनेस में तुम्हें नुकसान हुआ, या वो 1 लाख रुपए तुम्हारे लेके भाग गया, अब तुम्हारा रेट रिटर्न क्या रहा? I is equal to क्या रहा तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न? तो तुमने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, वो 1 लाख पूरे के पूरे डूब गए। सर -100 होगा। -100%, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये जो 2 एग्जांपल मैंने दी, तो ये पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है कि रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू जो है वो -100% से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक है, प्लस में उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने % आपको फायदा हो,
लामहदूद अनलिमिटेड फायदा भी हो सकता है, और नुकसान कितना हो सकता है, जितना की जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो वही -100% उसको डिफाइन कर रहा है। In terms of investment, a return of I is equal to -100% means the entire amount is lost. जितनी अमाउंट आपने लगाई थी वो सबकी सब खत्म हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, डूब गई है। The definition above does not state the rate of return is on the initial amount of the investment, rather it is on the recovered balance. ठीक है, तो अब ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये किस चीज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जो कि तुम्हारा अनरिकवर्ड बैलेंस है, जो कि बैलेंस तुम्हारा बोरोवर बाकी रह गया है। ठीक है, तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। अभी जब हम एग्जांपल 7.1 करते हैं विल बी मोर क्लियर। सर आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, बहुत रुक रुक के आ रही है सर। Which changes each time period. Example 7.1 illustrates this difference. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल 7.1 की तरफ आते हैं। एंड पेज नंबर 174 एग्जाम्पल 7.1। ठीक है, बातों का डिफरेंस इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये अनरिकवर्ड बैलेंस पर अप्लाई करने से क्या होगा और इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर अप्लाई करने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो ट्राई टू फोकस ऑन दिस। इसमें हम 2-3 एग्जाम्पल करेंगे इस चैप्टर में, तो जो भी कर रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 7.1 से गो थ्रू क्विकली। एग्जाम्पल 7.1 quickly go through it. To get started in a new telecommuting position with AB Hammond Engineers, Jane took out $1,000 loan at I is equal to 10% per year for 4 years to buy home office equipment. ठीक है, होम ऑफिस इक्विपमेंट लेने के लिए जेन ने कितना लोन लिया है, $1,000, और जो इसका रेट था वो आई इज इक्वल टू 10%। ठीक है, ये इसका रेट ऑफ रिटर्न है। From the lender's perspective, जाहिर कंपनी ने लोन दिया है तो कंपनी लेंडर है। The investor in this young engineer is expected to produce an equivalent net cash flow of 315.47। $315 का ये कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है फॉर द 4 years। ठीक है, ये ए हुआ कि हर साल ये अकर हो रहा है। So A is equal to सर आवाज सही नहीं आ रही। hello hello is it better now? Hello hello बेटा आवाज आ रही है?
कर आ रही है, पूरी सही नहीं आ रही। सही नहीं है, पहले बेहतर थी। है पहले बेहतर बेहतर है। सर अभी भी खराब ही है अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे पानी में से आवाज आ रही है, इस तरह की आवाज है, लहरा रही है आवाज। मुझे ये बताओ कि अभी जो थोड़ी देर पहले थी वो क्वालिटी बेहतर थी या अब जो है ये क्वालिटी बेहतर है? क्योंकि मैं थोड़ी तो देर अलग अलग पहले वाली। नेट कनेक्शन दो अलग यूज कर रहा हूँ, तो आई हैव नो आइडिया कि विच वन इज बेटर। मैं लोगों को स्विच जाता हूँ। Anyway, we will continue with this and then we will see how it goes. This represents a 10% per year rate of return on the unrecovered balance. अगर हम तो क्या ये $7 निकलती है, ठीक है। तो यही एक्सपेक्टेड रिटर्न है कंपनी का। Compute the amount of the years using the rate of return on the unrecovered balance correct basis and the rate जो कि अनकरेक्ट बेसिस है। Explain why all the payment in part B। अब इनिशियल लोन हमें देखें 1000 10% के हिसाब से इंस्टॉलमेंट जो है $315 सर आप बनती है, क्या बोल रहे हैं? आपकी ठीक है। आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग में भी इसी तरह आएगी। आप काइंडली इसको सही कर लें। आपकी आवाज़ बिल्कुल कट कट के आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। Okay, I hope this is better now. Example 7.1, page number 174. राइट तो रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है अनरिकवर्ड बैलेंस के ऊपर। ये पार्ट ए है। पार्ट बी क्या है? रिटर्न निकालना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कि 1000 है। तो दोनों हिसाब से हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे सिमिलर टू द वन जो कि हमने मिड टर्म में ड्रॉ किया था, ठीक। Explain why all of the initial $1000 amount is not recovered by the final payment। पार्ट ए के अंदर टोटल $1000 की अमाउंट जो है टोटल अमाउंट वो रिकवर हो रही है, पार्ट बी में टोटल अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रही है, ठीक है। वी विल सी हाउ इट वर्क्स।
Table 7.1 shows the unrecovered balance at the end of unrecovered balance at the beginning of the year. After 4 years, the total $1,000 amount is recovered and the balance column says is exactly zero. Table 7.1 देखो बेटा 174 पेज number 174 table 7-1 unrecovered balances using a rate of return of 10% on the unrecovered balance. टेबल नजर आ रहा है सबको? हाँ भाई, टेबल सबके सामने है मौजूद? यस सर। गुड। ईयर 0 में कितनी इन्वेस्टमेंट है? -1000। ठीक है, अब जब पहला साल आएगा तो ये -1000 जो है ये क्या बन जाएगी? बिगिनिंग अनरिकवर्ड बैलेंस फर्स्ट ईयर। और इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लग चुका होगा पहले साल के शुरू में? 10%। 10% तो 1000 का 10% कितना है? 100। ठीक है, पहले साल के ऊपर कैश फ्लो कितना आया कंपनी का? जो इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी 315.47। अब देखो ये कैश फ्लो है और इंटरेस्ट 100 है। ठीक है, तो इस कैश फ्लो में से जो 100 इंटरेस्ट है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इंटरेस्ट ऑब्वियसली माइनस होगा क्योंकि ये पे करना है। तो ये क्या हो गया? 315 माइनस 100, 215। अब ये जो 215 है ये नेट रिकवर्ड अमाउंट है। तो जो नेट रिकवर्ड अमाउंट है वो अनरिकवर्ड अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे, तो -1000 प्लस 215। तो एंडिंग अनरिकवर्ड बैलेंस क्या होगा? वो हो जाएगा -784। समझ में आई बात? अब ये जो -784 है ये ईयर 2 के लिए बिगिनिंग अनरिकवर्ड अमाउंट हो जाएगी। अगेन इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो 784 के हिसाब से ये बना 78.4। कैश फ्लो सेम ही रहेगा, तो अब कैश फ्लो 315 में से हम 78.45 माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट 237.02। ये रिकवर्ड अमाउंट है। रिकवर्ड अमाउंट अनरिकवर्ड बैलेंस में माइनस हो जाएगी, तो वी विल गेट -547 एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहेगा तीसरे साल। चौथे साल में जब यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे तो एंडिंग अनरिकवर्ड बैलेंस जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? 0। 286.79 रिकवर्ड अमाउंट होगी और -286.79 जो है वो अनरिकवर्ड बैलेंस होगा। तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा बैलेंस जो है वो हो जाएगा 0। ठीक है, ये समझ में आ गया? इस पे फोकस करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। सर ये रिकवर्ड अमाउंट बता दें, ये हम किस तरह, मतलब ये क्या चीज है जो कैलकुलेट हो रही है? रिकवर्ड अमाउंट यानी कि कॉलम नंबर 5 कॉलम, हाँ, बेसिकली 315.47 ये कैश फ्लो है जो कि कंपनी ने एस्टिमेट किया था कि ये जो भी काम हुआ है, प्रोसेस हुआ है, इसमें क्या फायदा हर साल हासिल हुआ। ठीक है, तो ये एनबीटी से हमने ये कैलकुलेट कर लिया था 315.47। ये हर साल प्लस अमाउंट ये इनफ्लो होगा। ठीक, जो भी अनरिकवर्ड बैलेंस होगा उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट एक्रूड होगा। जो भी अनरिकवर्ड बैलेंस है, पहले साल -1000 अनरिकवर्ड बैलेंस है तो 100 हो गया। अब वो जो 100 है वो इस 315 में से माइनस हो जाएगा पहले साल, तो तुम्हें रिकवर्ड अमाउंट क्या मिली? 215। यानी सर कैश फ्लो के जरिए से रिकवर्ड अमाउंट की तरफ आना है हमें?
कैश फ्लो के लगे से रिकवर्ड अमाउंट की तरफ आना है, मगर इसको दूसरे, अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो जो 315.47 हर साल हमें मिल रहे हैं, कैश इनफ्लो हो रहा है, उसमें एक अमाउंट तो इंटरेस्ट की है, एक पार्ट उसमें इंटरेस्ट का है और एक पार्ट उसके अंदर इनिशियल जो कैपिटल है उसका है। ठीक है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका है। तो दो हिस्सों में हमें कैश इनफ्लो मिल रहा है। अगर हम उसको दो हिस्सों में तोड़ दें तो एक इंटरेस्ट है और एक कैपिटल है। तो इसमें हम उसको अलग अलग कर रहे हैं। 315 में से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो हमें रिकवर्ड अमाउंट पता चल जाएगी जो कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की है। अब ये देखो, रिकवर्ड अमाउंट फर्स्ट रो क्या है 215, सेकेंड रो क्या लिखा है 237, फिर क्या है 260, फिर क्या है 286। तमाम की तमाम मिला के ये कितनी हो रही है 1000। तो ये बेसिकली जो 1000 है ये उसके टुकड़े हैं जो कि हर साल हमें मिल रहे हैं। अगर इसमें हम इंटरेस्ट शामिल कर देंगे तो टोटल 315 हो। एक केस जो तुमने वहां पे बनाया था मिड टर्म में पहले क्वेश्चन में, वो यही था जिसमें फिक्स इंस्टॉलमेंट आपने शो करनी थी, याद आया? सेम इंस्टॉलमेंट जो कि एनवीडी के फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी, एनुअल यूनिफॉर्म एनुअल सीरीज। आगे चलें। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, टेबल 7.2। इसमें ये कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है वो अनरिकवर्ड बैलेंस पर नहीं है बल्कि वो इनिशियल अमाउंट पे है। अगर 10% इंटरेस्ट इनिशियल अमाउंट के ऊपर हम लगाएं तो क्या बनता है, 10% ऑफ 1000 इज 100। तो हर साल $100 हमें पे करने हैं अंडर इंटरेस्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली बाकी सारी वैल्यूज हमारी चेंज हो जाएंगी। अब पहला केस देखते हैं, 1000 हमने इन्वेस्ट किए, 1000 के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट अप्रूव हुआ वो 100, 315 में से 100 माइनस करें तो 215 माइनस 784.453। दूसरे साल माइनस 784.53, मगर इंटरेस्ट जो है वो 100 ही रहेगा क्योंकि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, इनिशियल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अगेन 215.47। अब अनकवर्ड बैलेंस जो है वो कितना हो गया, माइनस 569। तो इस तरह अगर हम कंटिन्यू करते रहे तो 4 साल में जो रिकवर्ड अमाउंट है वो कितनी बनी, 86 861, समझ लो 862। इंस्टेड ऑफ 1000 हमें कितने मिले, 862। और हमारे पास एक बैलेंस जो है वो बाकी है 138.12 का, जो कि अनरिकवर्ड बैलेंस है और वो जीरो नहीं हुआ। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आई ऊपर और नीचे वाले टेबल में। हम बराबर बराबर रख के चेक कर लो दोनों टेबल्स। ऊपर चौथे कॉलम में तुम्हारी जो अमाउंट है वो जीरो हो गई, जबकि इसके अंदर तुम्हारी अमाउंट जो है वो माइनस 138.12 रिमेनिंग बाकी रह गई चौथे साल में भी। रीजन क्या है कि इंटरेस्ट है वो इनिशियल अमाउंट के ऊपर है और जबकि उसमें इंटरेस्ट जो है वो अनरिकवर्ड बैलेंस के ऊपर है। राइट, पॉइंट क्लियर हुआ ये? हाँ भाई, ये समझ में आ गया सबके? हेलो।
हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो Table 72 shows that the unrecovered balance, if the 10% return is always figured on the initial 1000, column 6 in year 4 shows the remaining unrecovered amount of 138.12 because only 861.88 is recovered in the 4 years. अच्छा ये टेबल देख लो, a total of 400 interest must be earned if the 10% return each year is based on the initial amount. However, only 261.88 in interest must be earned if a 10% return on the unrecovered balance is used. There is more of the annual cash flow available to reduce the remaining loan when the rate is applied to the unrecovered balance as in Part A. ये फिगर देख लो, इससे ज्यादा वजाहत हो जाएगी। Figure 7 में plot of unrecovered balance and 10% per year rate of return on a 1000 amount. ये फिगर नजर आ रही है सबको? नो सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। पेज नंबर 174 के ऊपर लास्ट फिगर है, फिगर 7.1। ठीक है, अब इसके अंदर टॉप से शुरू करते हैं। 1000 में 100 का इंटरेस्ट लगा तो ये कितना हो गया? 1000 से थोड़ा सा ये पहले साल में क्या हुआ, ये बढ़ गया। ठीक है, 315.47। तो ये हमारे पास दो हिस्सों में 315.47 में 100 है वो इंटरेस्ट है और बाकी हिस्सा इसका क्या है, लोन बैलेंस रिडक्शन। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 784। ठीक है, तो 784 में 237 जो है ये लोन रिडक्शन है और इंटरेस्ट कितना है 78.4। ठीक है, तो इसी तरह इसमें तोड़ के दिखाया हुआ है। चौथे साल के अंदर ये कंप्लीट जो इंटरेस्ट है वो कम होता चला जाएगा और आपकी जो लोन की किस्त है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, 215 से लोन की किस्त शुरू हुई है इंस्टॉलमेंट और 286 तक ये गई है और इंटरेस्ट शुरू में ज्यादा है 100, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है, कितना हो गया 28.68। और चौथे साल के ऊपर लोन जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो गया। That's how it works. इससे एक जनरल पिक्चर समझ में आती है कि जैसे अगर तुम गाड़ी लीज करते हो, कार फाइनेंसिंग टू एनी बैंक, तो that's how it works. Obviously वो इस तरह की फिगर बना के तुम समझाते नहीं है कि उनका क्या फायदा हो रहा है और तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है, बट लेकिन that's how it works. जितना ज्यादा टाइम पीरियड आप बढ़ा देते हैं
उतनी ही आपकी जनरल इंस्टॉलमेंट कम हो जाती है, बट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड आपका बढ़ गया है। Each year, the 315.47 receipts represent 10% interest on the unrecovered balance in column 2 plus the unrecovered amount in column 5. बेटा आपने माइक बंद कर दिया करो, सब बात करो उसके बाद माइक बंद कर दो। आगे चलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन यूजिंग अ प्रेजेंट वर्थ और एनुअल वर्थ रिलेशन। पेज नंबर 175। Rate of return calculation using a present worth or annual worth. The ROI value is determined in a generically different way by compared to the present worth or annual worth value for a series of cash flows. For a moment, consider only the present worth relation for a cash flow series. इसके लिए फिलहाल हम present worth relation ही consider करेंगे using the MAR which is established independent of any particular project's cash flows. A mathematical relation determines the present worth value in actually monetary units, dollars or euros, for the ROR values calculated in this and later sections. Only the cash flows themselves are used to determine an interest rate that balances the present worth relation. ठीक है, बेसिकली हमें इसके अंदर प्रेजेंट वर्थ रिलेशन की इक्वेशन बनानी होगी और उसको हम इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ, यानी कि जो भी हमारे इनफ्लोज हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वर्थ और जो भी आउटफ्लोज हैं अगेन इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वर्थ, दे शुड बी इक्वल। ठीक है, दैट्स हाउ रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड। Since the resulting interest rate depends only on the cash flows themselves, the correct term is internal rate of return. इसी रेट ऑफ रिटर्न को जब हम जीरो के साथ इसके रिलेशन को इक्वेट करके निकालते हैं तो इसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द कैश फ्लोज। However, the term rate of return is used interchangeably. Another definition of rate of return is based on our previous interpretations of present worth and annual worth. The rate of return is the interest rate that makes the present worth or annual worth of a cash flow series exactly equal to zero. रेट ऑफ रिटर्न वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि प्रेजेंट वर्थ या एनुअल वर्थ कैश फ्लो सीरीज एग्जैक्टली जीरो के बराबर करते हैं। To determine the rate of return, develop the ROI equation using either a present worth or annual worth relation, set it equal to zero, solve for the interest rate. Alternatively, the present worth of cash outflows, costs and disbursements, present worth may be equated to the present worth of cash inflows, revenues and savings, present worth I. Cash outflows को हम कैश इनफ्लोज के साथ इक्वेट कर दें या दोनों को हम एक तरफ रखते हुए जीरो के अगेंस्ट इक्वेट कर दें। ऑब्वियसली जो कॉस्ट होगी वो माइनस में होगी और जो
सेविंग्स होंगी वो प्लस में होंगी। ठीक है, that is solve for I using I is the relation and then we will solve for I. बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो can you hear me? Yes, sir. Good. अच्छा, don't forget to mark your attendance on VLE. ठीक है, VLE पे attendance mark करना नहीं भूलना, that is very important. उसी से तुम लोगों के attendance generate हो रहे हैं। राइट, सो ये दो इक्वेशंस हैं। प्रेजेंट पर PW is equal to 0 या PWO is equal to PWI, O for outflow and I for inflow. Similarly for angle 1 AW is equal to 0 और AWO is equal to AWI। इसमें भी O जो है वो outflow है और I जो है वो inflow है। अगर हम outflow की बात करें तो इसमें क्या चीजें आती हैं? Costs and disbursements, यानी कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं। और इनफ्लो में क्या चीज आती है? रेवेन्यूज एंड सेविंग्स। ठीक है, या तो इन दोनों चीजों को हम इंटीग्रेट कर दें या जीरो, दोनों को इंटीग्रेट करके जीरो इंटीग्रेट कर दें। अगर एक तरफ रखेंगे तो ऑब्वियसली हमें साइन का ख्याल रखना पड़ेगा। जितनी भी कॉस्ट और डिस्बर्समेंट है वो माइनस में होंगी और रेवेन्यूज सेविंग्स जो है वो प्लस में होंगे, जैसे कैश फ्लो डायग्राम में होता है। The I value that makes equation numerically correct is called the ISRA. ठीक है, इसमें हमें क्या चीज निकालनी होगी? ISRA कैलकुलेट करना होगा। It is the root of the ROR relation to determine if the investment project cash flow series is viable to pair I with the established mark. अब हम इस ISRA को कैलकुलेट करेंगे या इनफैक्ट मोर अप्रोप्रिएटली एस्टिमेट करेंगे। इसको हम कंपेयर करेंगे मार से। मार ऑलरेडी हमारे पास गिवन होगा इन द क्वेश्चन। तो अगर ये आईएसएल जो है जो कि ऑब्वियसली लेटेस्ट रिटर्न है हमारा, ये अगर तो मार से ज्यादा है, मार के बराबर है या मार से ज्यादा है, तो हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। ठीक है, अब ये देख लो, if ISRA is greater than or equal to MAR, accept the project as economically viable. If ISRA is less than or equal is less than MAR, project is not economically viable. Obviously that is rejected. अब एक प्रोजेक्ट है, इसकी कैश फ्लो डायग्राम में गिवन है। प्रेजेंट में इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1000। आफ्टर 3 इयर्स क्या अर्निंग हुई है? $500 और एट द एंड ऑफ 5th ईयर हमें कितने मिले? 1500। ठीक है, कैश फ्लो डायग्राम को हम अपने ध्यान में रखेंगे और हम we will proceed further. The purpose of engineering economic calculation is equivalence in present worth or annual worth terms for a stated I is greater than or equal to 0%. In rate of return calculation, the objective is to find the interest rate I asterisk at which the cash flows are equivalent. इसमें ऑब्वियसली हमें मार से गिवन नहीं है, वरना हम मार से कंपेयर भी कर सकते थे।
आगे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि कैसे इक्वेशन बनेगी और कैसे हम इसमें आई स्टार को कैलकुलेट कर सकते हैं। For example, if you deposit 1,000 now and are promised payment of 500 3 years from now and 1,500 5 years from now, the rate of return related relation using present worth factors and equation is, ठीक है, अब इसकी हम इक्वेशन बना लेते हैं। 0 और उस इक्वेशन को 0 में इक्वेट कर रहे हैं। 0 is equal to initial investment कितनी है, -1,000। 3 साल के बाद जो पैसे मिल रहे हैं वो फ्यूचर अमाउंट है, तो P over F का रिलेशन लगेगा 500 P over F I स्टार 3 प्लस 1500 P over F I स्टार 5। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड। The equation is solved for I star is equal to 16.9%. ठीक है, तो इस तरह इसका आई हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देख लो। What it says, the rate of return will always be greater than 0 if the total amount of cash inflow is greater than the total amount of cash outflow. अगर कैश इनफ्लो ज्यादा है और कैश आउटफ्लो जो है टोटल अमाउंट कम है, तो रेट ऑफ रिटर्न हमेशा हमेशा पॉजिटिव में ही निकलेगा। The time value of money is considered. It will show that non-recovered balance each year is starting with -1,000 in year 1 are exactly recovered by the 500 and 1,500 receipts in year 3 and 5. प्रेजेंट वर्थ के वैसे जनरल केस में हमें क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिवन होता था, तो अगर फॉर एग्जांपल गिवन होता 16.9% इंटरेस्ट रेट हमारा, तो हम क्या करते हैं, हम 500 और 1,500 को की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मार। अगर हम कैलकुलेट करते तो क्या आती, वो हमारे पास 1000 आती। तो ये बेसिकली वही तरीका है, बस इसमें हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं और इक्वेट कर रहे हैं 0 में। तो इसको हम नाम देंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। This states that the rate of return and present worth equations are set up in exactly the same fashion. The only differences are what is given and what is solved. क्या चीज दी जा रही है और क्या चीज मालूम करनी है। तो इसमें हम एक ही मेथड करेंगे, ट्रायल एंड एरर। आई स्टार यूजिंग ट्रायल एंड एरर। The general procedure of using a present worth based equation is as follows. Number 1, draw a cash flow diagram. सबसे पहले कैश फ्लो डायग्राम बनानी है। Number 2, set up the rate of return equation in the form of equation 7.1। जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है उस तरीके कार डबल करते हुए रेट ऑफ रिटर्न इक्वेशन बनानी है। एनुअल है तो उसको प्रेजेंट में लेके आएंगे, फ्यूचर है तो उसको प्रेजेंट में लेके आएंगे, जो कॉस्ट है इनिशियल कॉस्ट उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है, और 0 के अगेंस्ट कर देंगे। Select values of I by trial and error until the equation is balanced। ठीक है, ट्रायल एंड एरर के हिसाब से I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
When trial and error method is applied to determine ISL, getting the advantages in step 3 to get fairly close to the correct answer on the first try. Now we are on page 177. ठीक है, 3 steps हैं इसके. How it is done. Number 1, convert all disbursements into either single amounts P or F or uniform amount A by neglecting the time value of money. ये या तो हम P में लेके आएंगे, या F में लेके आएंगे, या हम A में लेके आएंगे roughly. For example, if it is desired to convert an A to an F value, simply multiply the A by the number of years and. ठीक है, normally A और F को हमें convert करना पड़ता है regardless of P. तो जो भी अगर एनविटी दी हुई है तो उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर लेट्स से हमें ए में लेके आना है तो फ्यूचर अमाउंट होगी उसको हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो रफली वो कन्वर्ट हो जाएगी क्विकली एनुअल सीरीज में. सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है इसमें नेग्लेक्ट हो जाएगी. तो जाहिर है कि ट्रायल एंड एरर है, तो इसके अंदर थोड़ी सी गलती की गुंजाइश है. The scheme selected for movement of cash should be the one that minimizes the error caused by neglecting the time value of money. That is, if most of the cash flow is an A and a small amount is an F, convert the F to an A rather than the other way around. अब इसमें ये देखना ये पड़ेगा कि A जो है वो ज्यादा है या F की वैल्यू ज्यादा है. जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम रखेंगे उसी फॉर्म में, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. लेट्स से एफ की अमाउंट स्मॉल है तो फिर हम एफ को ए में कन्वर्ट कर देंगे. अगर ए की अमाउंट स्मॉल है तो हम ए को एफ में कन्वर्ट कर देंगे. व्हाटएवर व्हिच वन इज स्मॉलर, जो स्मॉलर होगी उसको हम कन्वर्ट कर देंगे. Convert all receipts to either single or uniform values and combine the disbursement receipts so that POF, QRA or AORF format applies. Use the interest rate to find the approximate interest rate at which QRF, QRA or AORF value is satisfied. The rate obtained is a good estimate for the first trial. Now we come to example 7.2. Page number 127, page bottom of the page, example 7.2. Please open it. I hope page share over here, example 7.2. Please go through it. This is the last example for today. Meantime, I'll take your attendance.
Nice. Okay. हाँ भाई, क्या समझ में आया इससे? समझ में आया? Example 7.2. Applications of green lean manufacturing technique coupled with value stream mapping can make large financial differences over future years by placing greater emphasis on environmental factors. Engineers with Monarch Paints have recommended to management on investment of 200,000 now in novel methods that will reduce the amount of wastewater packaging material and other solid waste in their consumer paint manufacturing facilities. Estimated savings are 15,000 per year for each of the next 10 years and an additional savings of 300,000 at the end of 10 years in facility. And equipment upgrade cost determine the rate of return using hand and spread. Only hand solution by trial and error method. ठीक है, सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें ये करना है। सबसे पहले हम इसकी कैश फ्लो डायग्राम बनाएंगे। कैश फ्लो डायग्राम इज गिवन ऑन पेज नंबर 178। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 200,000। हर साल कितने मिल रहे हैं? माइनस हर साल कितनी कैश जो है एनुअल सीरीज 15,000। ठीक है, और एट द एंड ऑफ 10th ईयर हमें कितने मिल रहे हैं? 300,000। ये भी सेविंग है। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। माइनस 200,000 जो इनिशियल है, फिर प्लस 15,000 पी ओवर ए फैक्टर प्लस 300,000 पी ओवर एफ फैक्टर। ठीक है, दोनों को हम प्रेजेंट में लेके जाते हैं। तो जो आई है, आई की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? आई एस रेट, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न, इससे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। Now we gonna use estimation procedure to determine I for the first trial. All income will be regarded as a single F in year 10 so that P over F factor can be used. अब हम P over A को बेसिकली P over A की जगह हम P over F factor यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो 15,000 है, आर वी ऑल लिसनिंग? अगर अगर इस पे फोकस नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये जो यूनिफॉर्म एनुअल फैक्टर एनुअल वर्क इसको हम फ्यूचर में ले जाएंगे और फ्यूचर में हम रफली इसको मूव करेंगे। जैसे 50,000 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 ईयर से। ठीक है, तो ये एक रफ एस्टीमेट बता देगा कि फ्यूचर में हमारे पास 15 साल में कितने पैसे अमाउंट एक्यूमुलेट हुई है। ठीक, और फिर उसको हम प्योर एफ फैक्टर से एक ही फैक्टर लगाएंगे, प्योर एफ फैक्टर। Pure factor is selected because most of the cash flow 300,000 already fit this factor. क्योंकि हमारे पास 300,000 ऑलरेडी फ्यूचर में है, तो हम फ्यूचर में लेके जा रहे हैं। अदरवाइज हम इसको अगर फ्यूचर में कम वैल्यू होती तो एनुअल में ले जाते हैं। एंड एरर्स क्रिएटेड बाय नेगलेक्टिंग द टाइम वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मनी विल बी मिनिमाइज्ड। Only for the first estimate, y define p is equal to 200,000 n is equal to 10 and f की जगह हम क्या ले रहे हैं? 10 multiply by 15,000 plus 300,000। ठीक है, तो ये कितना बना? 450,000।
अब जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई। 200,000 इज इक्वल टू 450,000 फैक्टर आई मालूम करना है हमें और 10। अब इससे अगर हम आई कैलकुलेट करें तो व्हाट वी विल गेट, द रफली एस्टिमेटेड आई इज बिटवीन 8% एंड 9%। ठीक है, इससे जो वैल्यू आई की निकलेगी हमारे पास वो 8 और 9% के दरमियान निकलेगी। तो लेट्स सपोज कि हम 9% यूज करते हैं, यूज 9% एज द फर्स्ट ट्रायल because this approximate rate for the factor will be lower than the true value when the time value of money is considered. ठीक है, तो अब हम जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी उसमें हम 9% यूज करेंगे। क्यों 9% यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो एक्चुअल अमाउंट होगा उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी यूज होगा, तो जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको हम यूटिलाइज कर लेते हैं। 8 को नेगलेक्ट कर देंगे, 9 को यूज कर देंगे। 0 is equal to minus 200,000 plus 15,000 P over 9% 10 plus 300,000 P over 9% 10 years। तो जो आंसर आया वो ग्रेटर देन 0 है, 22,000 or 23,000। The result is positive indicating that the return is more than 9%। अब हम थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। I is equal to 11%, 0 is equal to minus 200,000 plus 15,000 P over A plus 300,000 P over F। ठीक है, अब जो आंसर आया वो क्या है? माइनस 602, यानी 9% 23,000 आ रहा था और 11% के ऊपर माइनस 6,000 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में इस आई की वैल्यू लाई करेगी तो 0 का होगी। Since the interest rate of 11% is too high, ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन में हम ले जाएंगे, वी विल अप्रोक्सीमेट 9 के ऊपर अगर 2 हाई है और 11 के ऊपर, सॉरी 9 के ऊपर अगर वो 2 पॉजिटिव है और 11 के ऊपर जो वो माइनस में है, तो ऑब्वियसली जो आंसर हमारे पास आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा? राशि अबाउट 10, अप्रोक्सीमेटली 10। इसके अंदर हम पॉइंट में जाके कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि वी ओनली एस्टिमेट द इंटीजर वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरपोलेशन में हम नहीं जाएंगे। तो 9 और 11 के बीच में क्या वैल्यू आ रही है? 10। तो आंसर इज 10। प्रिसाइसली आंसर जो 10.55 है। If we do it by calculator or by spreadsheet। Just as isosteric can be found using a present worth equation, equivalently we determined using an annual worth relation. This method is preferred by uniform annual cash flows are involved। ये हम एनुअल वर्थ से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी इक्वेशन इस तरह से मिलेगी, माइनस 200 को ए ओवर पी फैक्टर लगा दें, 15,000 ऑलरेडी ए ओवर पी है और 300,000 को ए ओवर एफ में चेंज कर दें, तो ऑब्वियसली 300,000 will be divided by 10। जो फ्यूचर वैल्यू है उसको हम हर साल में अगर चेंज कर लें तो वो एनुअल वर्थ उसकी बन जाएगी। ठीक है, 30,000। ठीक है, इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? हेलो, किसी को कोई पूछना है? कोई सवाल है किसी के पास? सर ये 9 और 11 इंटरेस्ट क्यों लिया हमने? 9 और 11 हमने क्यों लिया है और कैसे लिया है? That is the question, right?
देखो ट्रायल एंड एरर की बेस के ऊपर हम पहली एस्टिमेशन कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है, जो इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट इक्वेशन और उसको 0 से इक्वेट कर दिया। उसमें पहला फैक्टर क्या है -200,000, दूसरा फैक्टर क्या है +15,000 जो कि एनुअल वर्थ है। ठीक है, तीसरी तीसरी क्या चीज है 300,000 जो कि फ्यूचर वर्थ है, फ्यूचर वैल्यू है, एनुअल वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब ये सबकी इक्वेशंस जब हम सबके फॉर्मूले लगाएंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली आई कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम एक ऐसी बड़ी इक्वेशन बनाएंगे जिससे आई हमारा निकल नहीं सकता। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो एनुअल वैल्यू है उसको फ्यूचर में ले जाएं या जो फ्यूचर वैल्यू है उसको हम एनुअल में ले जाएं। समझ में आ रही है बात? रफली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये हमारा एस्टिमेशन प्रोसेस है, तो इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नेगलेक्ट कर देंगे फॉर द लेसर अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट। इसमें स्मॉलर अमाउंट कौन सी है, 300,000 स्मॉलर अमाउंट है या 15,000 स्मॉलर अमाउंट है? Which one is the smaller amount? कोई तो देखते बता दो भाई, 15,000 छोटी है या 300,000 छोटी है? हेलो, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो, नहीं, तो जो छोटी अमाउंट है हमारे केस में 15,000 उसको हम एनुअल वैल्यू से उसकी फ्यूचर वैल्यू में हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 15,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 ईयर्स से, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को करते हुए हम मेजर पोर्शन उसका कन्वर्ट कर देंगे फ्यूचर में। इसी तरह अगर फ्यूचर से एनुअल में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर 300,000 को हमें एनुअल में लाना हो तो 300,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 30,000 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि जहाँ पे मेजर अमाउंट होगी हम वहां पे कन्वर्ट करेंगे। क्या हुआ, 200,000 is equal to 450,000। 450,000 कैसे बनी फ्यूचर वैल्यू, 10 मल्टीप्लाई बाय 15,000 प्लस 300,000, तो ये 450,000। इसके साथ हम Q और F का फैक्टर लगा देंगे। Q और F फैक्टर की इक्वेशन जो कि इन टर्म्स ऑफ I होगी उससे हम I कैलकुलेट कर देंगे 0.444। अब ये I जो है इसकी वैल्यू 8 और 9% के बीच में निकलेगी, तो या तो हम 8 रखें या 9 रखें, हमारी मर्जी। ठीक, तो फ्रॉम हियर वी कैलकुलेट इट बी 9। अभी जो 9% है मतलब 8 और 9 में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नेग्लेक्ट कर दिया रफ एस्टिमेशन की वजह से, तो मैक्सिमम वैल्यू हम पुट कर देंगे फॉर द फर्स्ट ट्रायल। जब हम फर्स्ट ट्रायल कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 9% के हिसाब से हमारी वैल्यू आ रही है जो कि 0 से बहुत ज्यादा है, 22,986। ठीक, तो अब हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। जब हम इंटरेस्ट रेट को 9 से ज्यादा करेंगे, लेट्स से 11% रखते हैं, 11% का तो क्या वैल्यू है, ये हमने अपनी मर्जी से रखा है 11%, अगर 9 से ज्यादा करना है इसकी वैल्यू आ रही है -602। तो 9 के ऊपर वैल्यू आ रही है +22,000 23,000 और माइनस के ऊपर वैल्यू आ रही है सॉरी 11% पे वैल्यू आ रही है -6,000। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में इंटरेस्ट रेट आर पार की वैल्यू लाई करती है। तो
we will take 9 and 10, 9 और 11 के बीच में सिर्फ 10 ही आता है, और we will take it as an integer, not as some decimal fraction. डेसिमल वैल्यू नहीं लेंगे या फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेंगे, बल्कि सिंपल से पूरा का पूरा इंटीजर ले लेंगे. We don't go into the interpolation process. ठीक, तो obviously we take it as 10%. जितने भी टेबल देखोगे उनके अंदर इंटीजर वैल्यू होगी इंटरेस्ट रेट की या रेट ऑफ रिटर्न की. ठीक है, पॉइंट्स में नहीं होती unless के we want to calculate it precisely, otherwise we don't do it. ठीक है, समझ में आ गई. Any other question? और किसी को कुछ पूछना है? मैं क्या पढ़ने के मूड में नहीं हूँ आज तुम लोग. हेलो, हेलो, एनीथिंग एल्स? किसी को कोई और क्वेश्चन है about today's lecture or previous lectures or regarding the midterm, anything? सर Because मुझे the अपने time is पेपर के बारे में पूछना है सर, वो सबमिट नहीं हो गया सर, मैंने आपको अभी चैट में भेजा है सर. हाँ बेटा, मुझे भेजने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जब तक के वो क्लियरली नहीं आएगा आई कैन नॉट मार्क इट. ठीक है, सर इसके लिए कोई मुझे कुछ बता दे सर, मैं क्या करूं इसके लिए. पहले तो रियली सपोर्ट को कांटेक्ट करो. ठीक है, देन कांटेक्ट द डिपार्टमेंट. सर अगर आप मेरी जो वीएलई है उसके आप आईडी और पासवर्ड लेकर ओपन करोगे तो इस तरह फिर आपको मिल जाएगा सर मेरा पेपर. हाँ, नहीं मगर तुम्हारा क्लियरली और पासवर्ड तुम किसी को दे नहीं सकते. ठीक है, यू कैन नॉट शेयर इट विद एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और एनी रिलेटिव्स और एनीवन, इवन द टीचर और द डिपार्टमेंट. किसी से तुम शेयर नहीं कर सकते, वो तुम्हारे पर्सनल चीज है. राइट, सर जैसे कि ये आपका आइस चेक का बता दें वापस. है. आइस चेक का बता दें वापस. इसका बता दो बेटा. ये जो आपने आइस चेक निकाला है लास्ट में, ये बता देंगे. आई स्टैटिक. जी सर. बेटा ये हमने जो इक्वेशन बनाई और उसको सिंपलीफाई किया. ठीक है, सिंपलीफाई करने के बाद ये मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन 200,000 450,000 P over F I 10 years. इससे हम आई कैलकुलेट करेंगे तो आई जो है वो 9% आ रहा है हमारे पास, 8 और 9%. तो इसमें जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो हम ले लेंगे. ठीक, जब कैलकुलेट करोगे तो फार्मूला लगा के हमें ऐसा फार्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें आई हम कैलकुलेट कर सकें. जो हमने प्रीवियस इक्वेशन पहले ऊपर बनाई है उसमें एनुअल वैल्यू भी आ रही है और फिक्स्ड वैल्यू भी आ रही है, तो ऑब्वियसली जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो वो सॉल्व नहीं होगी. तो हमने रफ एस्टिमेशन के बाद वैल्यू को फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया 450,000. ठीक, और फिर आई कैलकुलेट कर दिया. अब ये 9% है, इससे इसको हम 9% को प्रीवियस इक्वेशन जो कि हमने जीरो के अगेंस्ट इक्वेट किया उसमें रखेंगे, पी और एफ फैक्टर के साथ और पी और एफ फैक्टर के साथ, दोनों के साथ. तो आंसर क्या आएगा, 23,000 ले, क्योंकि जीरो से बहुत ज्यादा है. अब हम थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, आई 9% की जगह हम कर देंगे 11%. अब हम कैलकुलेट करेंगे सेम इक्वेशन, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, -6,000 एंड 2. तो -23 प्लस 23,000 और -6,000, बेसिकली दोनों ही वैल्यूज जीरो से दूर हैं.
अगर दोनों लिमिट आ रही है, एक में माइनस आ रही है, एक में प्लस आ रही है, तो आई हमें इन दोनों के बीच में रखना है, या तो 9% से बड़ा रखना है और 11% से छोटा रखना है। तो दोनों के बीच में क्या मिसिंग बच गया है? 10। तो आई इज इक्वल टू 10%। 10% से हम ना पॉइंट में ऊपर जाएंगे ना पॉइंट में नीचे जाएंगे, ठीक। 10% इज द आंसर। इसको इतना ही करना है। इंटरपोलेशन के मेथड में हम नहीं जाएंगे। ओके सर। We will stick to the integer value. Integer value है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, no point no decimal. ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। सर इसमें हम 8 और 9 क्यों सपोज कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। 0.44 आंसर है तो 8 और 9 8 और 9 सपोज नहीं कर रहे हैं, नहीं 8 और 9 सपोज नहीं कर रहे हैं। 8 और 9 की वैल्यू निकल रही है इसमें से, कैलकुलेट होके निकल रही है। जब तुम दो फैक्टर लगाओगे, इक्वेशन क्या है? 200,000 is equal to 450,000 P over F factor I10। P over F factor के फैक्टर फार्मूला है, तो फैक्टर फार्मूला यहाँ पे आप रखेंगे, उसमें I होगा, उसमें I होगा। आंसर करते जाओ, हाँ बोलो, हाँ होगा। यस सर होगा। होगा, वो I कैलकुलेट करेंगे आप। जब आप I से कैलकुलेट करेंगे तो उस I की कोई वैल्यू निकलेगी। वो I की वैल्यू 8 और 9% के बीच में निकलेगी। या तो तुम 8% ले लो या तो 9% ले लो। हम क्योंकि इसके अंदर हम ऑलरेडी assumption पर चल रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने कंसीडर नहीं किया, तो हम हायर वैल्यू को पिक कर लेंगे। तुम चाहे तो 8% कर लो, 8% से इसकी वैल्यू और ज्यादा निकल आएगी, हायर वैल्यू से कम निकलेगी, क्योंकि 0 के करीब लेकर आना है हमें। ये 8 और 9% की वैल्यू कैलकुलेटेड है, ये एज्यूम नहीं है, ठीक। अब इसके बाद जो है, ये जो 9% है इसको ऊपर वाले इक्वेशन में सबमिट कर देंगे, पुट कर देंगे। जब हम सबमिट कर देंगे इसको, तो उससे हमारी वैल्यू निकली -23,000 या 22,986। तो ये 0 से बहुत ज्यादा है, 0 के करीब तो नहीं है 22,000, तो हम थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, हाई को 11% कर देंगे, ठीक। जब ये 11% हो गया तो हमारी अब क्या वैल्यू निकली? -6,002। तो 9 के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, 11 के ऊपर माइनस में है, -6,000। तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो 10 के करीब होगा, 10 पॉइंट हो सकता है। क्योंकि हम पॉइंट में नहीं मालूम कर रहे हैं, तो हम सीधे सीधे इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये 10 है इसका आंसर। भाई एक लिमिट 9 पे आ रही है, दूसरी लिमिट 11 पे आ रही है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? 10। दोनों के बीच में क्या चीज लाई कर रही है? 10। अगर ज्यादा वैल्यूज होती तो हमें ज्यादा कैलकुलेट करना होता। लेफ्ट से 9 और 11 बजाय हमारे पास होता 8 और 12, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और किसके करीब हो सकता है? 11 के करीब हो सकता है, 9 के करीब हो सकता है, 10 के करीब हो सकता है, ठीक है। हम इस तरह से दो के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, एनीवन एल्स? सर आप अटेंडेंस एक बार ले ले सर, लाइट गई। अटेंडेंस हो गई बेटा? सर दोबारा नहीं तुम्हारी होगी? नहीं, फैसल खान तुम्हारी नहीं हुई क्या अटेंडेंस? नहीं हुई हैं? सर, मेरी भी ले गई क्यों? चले थे क्या? सर। सर वो बीच लाइट में नहीं थी, लाइट नहीं थी। कनेक्शन चले गए थे सर। 3:30 बजे के करीब चलो कनेक्शन चले गए थे। ओके, मैं दोबारा ले लेता हूँ, डज नॉट मैटर, नो नो वरीज। जी सर।
हाँ बट मेक श्योर के अपना 3:30 बजे के बाद मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है? तो 3:30 यस तक तो तुम लोग हर हाल में होना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है? ओके Attendance anyway, attendance is mandatory on BLE, ठीक है? सही है तो सर, BLE लगा पे दिया। अटेंडेंस लगाना जरूरी है। जितनी भी अटेंडेंस बन रही है तो BLE से बन रही है, और BLE सब मेरे सब्जेक्ट की नहीं, तमाम सब्जेक्ट की, और BLE से ही वो हो रही है और प्रोसेसिंग। Okay. Right. ठीक है, तो फिर इसको हम यहीं पर रखते हैं। तुम लोगों की दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। इफ यू वांट लीव लीव, ठीक है? और अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क। नो सर। Okay. Let me stop the recording.